हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्व गुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है परमाणु एवं अणु, एटम और मॉलिक्यूल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये समझिए कि ये अगर अच्छे से नहीं पढ़ा गया तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी चैप्टर है, इसलिए एंड तक बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसे जो है अच्छे से समझिएगा, उसे नोट डाउन करने की भी कोशिश करिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग भी करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसे। देखिए, प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूप से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता की मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, इनका नाम ध्यान रखिएगा, महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा ऐसी आएगी कि जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। तो इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। और परमाणु जो है क्या कहा कि ये जो अविभाज्य कण है उसको जो है उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान, इनका नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय दार्शनिकों में किन्होंने परमाणु की जो है खोज की। ठीक है, तो एक और भारतीय दार्शनिक है पकुदा कात्यायान, इनके बारे में क्या है, इन्होंने मत को जो है, इनका ये मत था कि इस मत को इन्होंने विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रवों के भिन्न भिन्न रूप में प्रदान करते हैं, द्रवों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। यहाँ पर द्रव की बात ठोस, द्रव, गैस तीनों से की जा रही है। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस, ये ग्रीक दार्शनिक थे, ठीक है, डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस, उन्होंने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अविभाज्य कहा था। ठीक है, इन्होंने भी, ये जो डेमोक्रेट्स और ल्यूसिपस जो थे उसी समय उन्होंने भी इसकी बारे में मतलब कि अध्ययन किया था और इन्हें, इन कणों को परमाणु कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा तत्व और यौगिक जो है उनके बीच के जो भेद है उनको समझा तथा स्वाभाविक रूप से ये पता करने के लिए कि इच्छुक हुए कि तत्व जो है वो किससे प्राप्त होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में वो जो है इच्छुक हुए कि इनके बारे में वो जाने। ठीक है, कि तत्वों का जो है संयोग कैसे होता है, वो कैसे संयोग करते हैं, जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब होता क्या है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक एंटोनी लेवाइजर जो हैं उन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किए। यानी कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी तक के जो पहले जितने भी दार्शनिक आए उन्होंने ये तो बता दिया था कि भाई जो द्रव्य होता है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल जो कि अविभाज्य है वो जो है परमाणु से मिलकर के बना होता है, इसके बारे में कहा गया। लेकिन 18वीं शताब्दी तक इस पर कोई क्लैरिफिकेशन, कोई शोध वगैरह नहीं हुआ। जब पूरी तरीके से शोध हो गया तो एंटोनी लेवाइजर जो हैं उन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया और इस आधार पर यह बताया कि रासायनिक विज्ञान की जो परमाणु हैं वो कैसे बनते हैं। तो रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार इन्होंने ही प्रदान किया। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या है। लेवाइजर एवं जोसेफ एल प्राउट्स, इन्होंने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जब रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे यही देखनी है। तो आइए क्रियाकलाप के आधार पर हम इसे देखेंगे। यहाँ पे निम्न एक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल लीजिए। जैसे एक्स का है कॉपर सल्फेट लिया गया जिसका 1.25 ग्राम लिया गया, सोडियम कार्बोनेट का 1.43 ग्राम है, बोरियम क्लोराइड का 1.22 ग्राम है, सोडियम सल्फेट का 1.53 ग्राम है, लेड नाइट्रेट का 2.07 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड का 1.17 ग्राम है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक्स एवं वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये जो है 10 ml जल में हमें इसे तैयार करना है। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से वाई और एक्स और वाई लिया है, उसमें वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं एक्स के विलयन को एक छोटी परत नली में लीजिए।
अब छोटी परखनली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। इस तरीके से उसको लटकाना है। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क की भांति जैसे स्ट्रक्चर में लगाया गया उसे लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दो सोल्यूशन लिया गया। एक्स का विलयन जो है वो परखनली में लिया गया, वाई का जो है उसमें एक जो मतलब कि एक जार जैसा जो यहाँ पे लिया गया है फ्लास्क, शंक्वाकार फ्लास्क लिया गया, उसमें लिया गया। कॉर्क से इसका मुंह बंद कर दिया गया। यहाँ पे डोरी भी लगाई गई है, ठीक है। इस डोरी की सहायता से छोटी परखनली जो है उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है। अब हमें क्या देखना है, वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स के विलयन युक्त छोटी परखनली, वो यहाँ पे चित्र में दिखाई गई थी। अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए, ठीक है। अब ये पूरे जो फ्लास्क है इसको आप तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुका करके इस प्रकार घुमाइए जिससे एक्स एवं वाई के विलयन परस्पर मिश्रित ना हो जाएं, ठीक है। इस तरीके से इसको झुकाना है। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए, झुकाने के बाद फिर से तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुंह पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे सिंपली बस इतना बताता है कि जो द्रव्यमान है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है उसको ना तो जो है उसको फिर से जो है क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको विनाश नहीं किया जा सकता। तो पहला तो इनका मत ये यहाँ पे क्लियर हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल सिंपल से दिया गया था परखनली और जो फ्लास्क का जो लिया गया था कि उसको हम चाहे जिस भी तरीके से उसको घुमा फिरा लें, जितनी मात्रा परखनली में ली गई, जितनी मात्रा उसमें ली गई, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उतना वेट उतना उसका वैसे ही रहेगा, ठीक है। झुका के करिए चाहे जैसे भी करिए। अब है यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट जो हमारा नियम होगा वो होगा स्थिर अनुपात का नियम। लेवाइजर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो, ठीक है। इनका क्या होता है कि इनका जो इन यौगिकों के तत्वों का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। जो जल होता है, जल भी तो एक यौगिक है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अगर हम अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन हमें उससे प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों का जो के अनुसार अगर देखा जाए तो सदैव 14:3 के अनुपात में होता है, ठीक है। तो इसके अनुपात में ये विद्यमान रहेंगे चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, उनके द्रव्यमान के आधार पर लिया जाता है ना। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउड्स ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये बात किसने, प्राउड्स ने ये बात क्लियर कर ली। तो यहाँ पे देखिए डॉल्टन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉल्टन के बारे में। जॉन डॉल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की और 7 साल बाद वह एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डॉल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रवों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। हालांकि इन नियमों को इन्होंने क्लियर तो कर दिया, अपनी तरफ से इन्होंने नियम तो पेश कर दिए, लेकिन इनकी उचित व्याख्या की सही तरीके से और भी ज़्यादा इनको एक्सप्लेन कैसे किया जा सके, तो ये एक बड़ी समस्या बन गई थी। अंग्रेज रसायनज्ञ यहाँ पे जो जॉन डॉल्टन है, उन्होंने क्या इसमें क्या योगदान दिया, तो उन्होंने द्रवों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डॉल्टन ने द्रवों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। उस समय तक कि उसको दार्शनिकता माना जाता था, और उसके बाद इन्होंने अपना अपना विचार प्रदान किया। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रवों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डॉल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया। डॉल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। रासायनिक संयोजन जो है उनके नियमों पर आधारित था।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। तो मेनली ये जो दो नियम जो निर्धारित किए गए थे उनकी व्याख्या डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसने की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, जितने भी द्रव्य हैं वो चाहे तत्व के फॉर्म में हो, चाहे यौगिक के फॉर्म में हो, चाहे मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। और डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या इन्होंने बात कही। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, परमाणु यानी कि जो द्रव होते हैं वो भाग नहीं लेते, बल्कि मतलब तत्व या फिर जो यौगिक ये सब भाग नहीं लेते, बल्कि उन तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो ना तो ये क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होता है। तो ये जो जितने भी तत्व हैं उन सभी के परमाणु का जो द्रव्यमान और उनका रासायनिक गुणधर्म होता है वो एकदम इक्वल होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ही तत्व के परमाणु का जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होगा। ठीक है, एक तत्व में कई सारे जो है मतलब कि परमाणु हो सकते हैं ना, लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु के जो द्रव्यमान होते हैं वो रासायनिक गुणधर्म और उनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोज करके ही यौगिक को निर्मित करते हैं। ठीक है, तत्वों के परमाणु जो है वो परस्पर छोटी छोटी संख्या में के अनुपात में संयोजन करते हैं, तभी वो यौगिक को निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। सापेक्ष संख्या अगर देखी जाए परमाणु की किसी भी यौगिक में तो वो निश्चित होती है। आप अगले अध्याय में ये अध्ययन करेंगे कि परमाणु और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। यहाँ पे तो डाल्टन ने खाली इतना ही बताया कि जो परमाणु होते हैं वो खाली परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि परमाणु जो होते हैं वो और जो छोटे जो कण हैं उनमें विभाजित होते हैं, और जितने भी जो है अपरमाणविक कण हैं उनमें विभाजित होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं और 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम। ठीक है, यहाँ पे कुछ मात्राएं यहाँ पे जो दी गई हैं इनके आधार पर हम देखेंगे सारे जो क्वेश्चंस हैं। और एसिटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में ये सब प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल की जब क्रिया होती है तो बनते हैं सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब यहाँ पे ये एक चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि हम देख लेते हैं इसमें जो लेवल इन्होंने यूज़ किया ना। देखिए जल की मात्रा 0.9 दी गई है। ठीक है, 1 मिनट इसको हम कहीं पे नोट डाउन करें तभी और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे इनका जो वेट है उनको लिख करके देख लीजिए। जैसे सोडियम कार्बोनेट जो है, ये सोडियम कार्बोनेट कितना इसका दिया गया था 5.3 दिया गया था, और एसिटिक अम्ल जो है उसका 6.0 दिया गया है ग्राम में। ठीक, उसी प्रकार जब सोडियम एसिटेट बना तो सोडियम एसिटेट जो है उसका 8.2 है, सोडियम एसिटेट 8.2 ग्राम बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 2.2 ग्राम निकली, और जो जल था वो 0.9 ग्राम था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो ये जो ऊपर जो है सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल जो है इनका टोटल जो है वो 11.3 आ रहा है। ठीक है, और इनका अगर देखा जाए तो इनका भी 11.3 आ रहा है। तो इस प्रकार ये हुआ कि द्रव्यमान में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं हुई, पर जो यहाँ सोडियम कार्बोनेट पूरे जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे एकदम जो है इसके कंपोनेंट बन गए, दूसरे तत्व तैयार हो गए, यौगिक तैयार हो गए। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जितना शुरू में था अभिक्रिया में उतना ही एंड में भी रहा, उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं हुई। तो यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोज करके जल निर्मित करते हैं। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोज करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोज करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस की द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। नीचे क्वेश्चंस एक जो है काफ़ी सारे करवाए गए हैं, उनके आधार पर ये सारे क्वेश्चन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है।
ठीक है, क्योंकि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी यहाँ पे यही बताता है कि जो पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, वो किससे मिलकर के बने हुए हैं, परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं। और ये परमाणु की जो संख्या होती है, इनमें मिली इनका जो द्रव्यमान होता है, वो जितना वो शुरू में रहेंगे उतना ही वो एंड में भी, एंड तक की अभिक्रिया के अंत तक की बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। तो ये जो है इनके द्वारा भी ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो आपने इसको भी देखा था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। ये जो क्वेश्चन है इसके आधार पर ये चीज़ हो गई कि डाल्टन के परमाणु जो आगे ऊपर जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया था कि डाल्टन ने जब अपना परमाणु सिद्धांत जो है बताया, ठीक है, उन्होंने जो अपने परमाणु सिद्धांत के आधार पर जो जो परिकल्पनाएं की, तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो निश्चित अनुपात के नियम में उन्होंने एक बात कही थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होते हैं। तो पूर्ण संख्या के अनुपात में ये संयोग कर यौगिक को निर्मित करते हैं। तो यही जो है ये निश्चित अनुपात के नियम की भी व्याख्या करता है। अब आगे हम देखेंगे परमाणु क्या होता है। मेन चीज़ तो हमें यहीं पे देखनी है। क्या आपने कभी किसी एक इमारत की दीवार बनते देखी? इस दीवार से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह में एक जो है इमारत निर्मित होती है। मतलब कह सकते हैं कि एक जो बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि एक कमरा है या फिर कई कमरे हैं। तो एक कमरा भी हो सकता है, कई कमरे भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि एक फ्लोर में, एक जो फ्लोर होता है उसमें पूरा पूरा हॉल ही बना रहता है। कभी कभी होता है कि एक फ्लोर में कई सारे रूम होते हैं। तो इस तरीके से कि एक कमरा भी या कई कमरे से के जो समूह होते हैं उनके द्वारा ही इमारत जो है वो निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉम्ब या एंटी हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? ठीक है, ये रेत का एक छोटा सा कण होता है। यहाँ पे आंट हिल की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो बॉम्बे हिल है, आंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? तो ये एक रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। यहाँ पे इसकी ये बताएगी कि इसकी शुरुआत किससे होगी। तो एक छोटा सा रेत का कण होता है और जो द्रव्य है उनकी रचनात्मक इकाई क्या होगी? परमाणु होगी। परमाणु कितने बड़े होते हैं? नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये है, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। लाखों परमाणुओं को जब हम इस तरीके से रखेंगे। तो ये जो है इसको नोट डाउन बहुत ज़रूर करिएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10 नैनोमीटर, एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो ये नैनोमीटर पूछा जाता है कि एक नैनोमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक मीटर जो है वो 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है सापेक्ष आकार देखने हैं। तो त्रिज्या यहाँ पे दी गई है मीटर में और यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं कि अलग अलग परमाणुओं का जो उनकी त्रिज्या है वो अलग अलग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु की जो मीटर में त्रिज्या है कितनी है? 10⁻⁻10। जल के अणु की 10⁻⁹ हीमोग्लोबिन के अणु की 10⁻⁻10। त्रिज्या कभी कभी मीटर में पूछ ली जाती है, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। रेत के कण न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलेगी। रेत के कण जो होते हैं 10⁻⁻4 मीटर होती है। चींटी की 10⁻⁻3 और सेब की जो होती है वो 10⁻⁻1 होती है। यानी कहने का मतलब है माइनस की पावर जितनी कम होती जाएगी उतनी ही उनका साइज जो है वो बड़ा होगा। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? ठीक है, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा जो विश्व है, विश्व ही परमाणु से बना हुआ है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारी प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो ये देखिए, ये सिलिकॉन की सतह का प्रतिबिंब दिखाया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आधुनिक प्रतीक। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। डाल्टन ने जो है तत्वों के प्रतीकों का जो है इन्होंने प्रयोग किया था। तो क्योंकि जो है किसी भी उसमें तो जो डाल्टन है उन्होंने तत्वों को उनके प्रतीक के रूप में उनको जो है उन्होंने डिस्कस किया। तो प्रतीक का मेनली प्रयोग किया। तो ये प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है। प्रतीक के द्वारा जो है तत्वों को समझना और भी ज़्यादा आसान हो गया। अर्थात ये प्रतीक तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता है। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था।
तो देखिए आप सबसे पहले हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ प्रतीक दिए गए हैं, इनके आधार पर देख लेते हैं। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया, कार्बन का ऐसे, ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, सल्फर का, ये क्या है उनकी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उनके आधार पर डिसाइड किया गया। सल्फर का इस तरीके से, आयरन का ऐसे, कॉपर में सी बन गया है, सीसा यानी लेड, सिल्वर का एस, गोल्ड का, ठीक है, जी इसमें बीच में है, और प्लेटिना का पी, पारा का, इस तरीके से दिखाया गया है। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के यहाँ पे प्रतीक जो थे वो थे। अब प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण के तौर पे जैसे कि कॉपर है, कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ, ठीक है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया है, जैसे उदाहरण के तौर पर स्वर्ण यानी गोल्ड का नाम जो है वो अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला, येलो से लिया गया, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी आयुपैक एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हाइड्रोजन है उसको एच से, एल्यूमिनियम को ए पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा और स्मॉल एल, ना कि ए एल, यानी दोनों कैपिटल नहीं रखते, पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल रहता है, दूसरा स्मॉल रहता है। कोबाल्ट को इस तरीके से लिखते हैं, ना कि ऐसे, ठीक। तो ये था कुछ, ये किसकी बात की जा रही थी कि जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उनकी बात हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाली किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, इसका प्रथम अक्षर हो जाएगा, उसके लास्ट में आने वाले कोई भी एक अक्षर से मिलकर के बन जाएगा, तो Cl हो गया। जिंक का Zn हो गया। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण जैसे लौह यानी आयरन का जो प्रतीक है वो है Fe, जो उसके लैटिन नाम जो फेरम है उससे व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम जो है उसका प्रतीक, सोडियम का उसमें Na नहीं होता है, ठीक है, Na जो है मतलब कि वही तो यहाँ बताया गया है कि अन्य तत्वों के जो प्रतीक हैं उनके लैटिन और जर्मन या ग्रीक जो भाषाओं में उनके जो नाम है उसके आधार पर उनके प्रतीक दिए गए। जबकि हम जानते हैं कि सोडियम की जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है, लेकिन उसका प्रतीक Na है। पोटेशियम का K है, ठीक है। और जो है यहाँ पे जैसे नेट्रियम एवं कैलियम से, ये यहाँ पे देखिए, ये जो सोडियम है उसका जो नाम है वो नेट्रियम है और जो पोटेशियम है उसका कैलियम है, उसी के आधार पर ही इनको प्रतीक दिए गए हैं K और Na। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। तो ये चीज़ हो गई, इसका एक नाम हो गया और एक रासायनिक प्रतीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे कुछ तत्वों के प्रतीक दिए गए, इन्हें देखने से पहले यहाँ पे हम देखें। अच्छा, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, तो हम प्रतीक को ही पहले देखेंगे, ये क्लियर हो जाएगा ना कुछ अच्छे से थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कुछ तत्वों के यहाँ प्रतीक दिए गए हैं, तत्व और प्रतीक यहाँ पे हैं। तत्व है एल्यूमिनियम, उसका Al होता है, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरॉन का B। यहाँ पे इस तरीके से आप पूरी सीरीज जो है वो देख लीजिए। चांदी का, सिल्वर का Ag है, सोडियम का Na है, यूरेनियम का U, जिंक का Zn, ठीक। तो ये चीज़ हो गई, ये क्या हो गया, तत्व और उनके प्रतीक हो गए। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। जब भी आप अध्ययन करेंगे तो ये जो सारणी जो दी गई है संदर्भ के लिए दी गई, ताकि आप पहचान सकें कि किसकी जो है किसकी जो रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा तत्व यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इससे काफ़ी ईजी हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे देखिए, इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एक एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे, इसका यूज़ करना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो प्रतीक दिए गए, अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पे देखना है नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो इसको जानना है हमें। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है और डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर के परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए, ठीक है। तो ये जो स्थिर अनुपात का नियम है ये डाल्टन के सिद्धांत के आधार पर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। तो जिसकी वजह से जो वैज्ञानिक थे वो जो है परमाणु द्रव्यमान को कैसे मापा जाएगा उसको मापने के लिए और जो क्लियरिटी थी उसके लिए आगे बढ़े। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल इतना हुआ कि परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था
अगर एक परमाणु की बात की जाए। इसलिए रासायनिक संयोजन का नियम लिया गया, जिसमें जो है उसका उपयोग करके यौगिकों के द्वारा जो है परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको निर्धारित किया गया। ठीक है, यौगिकों के आधार पर। हम यहाँ पर एक यौगिक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। तो प्रायोगिक तौर पर ये निरीक्षित किया गया कि 3 कार्बन है, ठीक है, तथा 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक है। कार्बन जो है वो क्या है, जो है वो अपने 4/3 गुना अधिक है। यानी द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ जो है ये संयुक्त होती है। द्रव्यमान जो 4/3 जो अधिकतम द्रव्यमान है वो जो है द्रव्यमान के साथ ये ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। कौन? कार्बन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ही तो है। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्वारा द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को हम 1.0 U कहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो कार्बन का परमाणु है उसका परमाणु द्रव्यमान अगर हम ये माने कि कार्बन परमाणु को 1.0 U के आधार पर हम कहें, तो यही इनका जो है इनका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इनका द्रव्यमान हो जाएगा। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में जो परमाणु है परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते हैं, लेकिन आजकल IUPAC के जो नवीनतम अनुमोदन जो हो गया है उसके द्वारा U, यानी इसका U का मतलब होता है यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, U यूज़ किया जाता है। तो अब ये समझिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन आप देख रहे होंगे कि उसमें 2 ही यूज़ हुए, एक C यूज़ हुआ और एक O यूज़ हुआ। दोनों के एक ही जो है परमाणु यूज़ हुए हैं। ठीक है, उनके अब इनका जो द्रव्यमान है वो यहाँ पे जो है ये इन्होंने डिसाइड किया कि कार्बन को हमने 1.0 U ले लिया है और जो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान लिया है वो 1.33 U यहाँ पे लिया है। लेकिन द्रव्यमानों की इकाइयों को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। यहाँ पे पॉइंट वगैरह में जो है अगर करेंगे तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चल करके वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृति जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। इन्होंने जब ये शोध कर ही रहे थे तभी इन्होंने जो है नेचुरली जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके द्रव्यमान को 1/16 भाग उसका लिया, 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझाने की कोशिश देखिए कैसे की है। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। ठीक है, दूसरा, इस परमाणु द्वारा ये जो परमाणु द्रव्यमान इकाई है उसके द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तो तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक यानी आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। यानी एक पर जो है इन्होंने शोध अच्छे से कर लिया और फिर उसी के आधार पर जितने भी जो तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है उनको निर्धारित किया गया। तो किसको लिया गया? तो कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप जो है उसको इन्होंने लिया, उसी को ही सार्वभौमिक इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इसी के आधार पर जितने भी जो तत्व हैं उन सबका परमाणु द्रव्यमान निकाला जाएगा। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। ठीक है, कार्बन जो 12 है इसी को ही यहाँ पे लिया गया है मानक द्रव्यमान इकाई के रूप में 1/12वें भाग को। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। तो इसी के आधार पर जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों को प्राप्त करने की कोशिश की गई। अब जैसे एक इसको समझने के लिए ये सिंपल सा यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसे समझना बहुत अच्छा रहेगा। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता है, बिना मानक भार के फल बेच रहा है। मतलब उसके पास कोई वेट करने के लिए कोई भी उसके पास चीज़ें नहीं है। ठीक है, वो बिना मानक भार के वो फल बेच रहा है। वो एक तरबूज लेकर के आता है और इसका द्रव्यमान वो 12 इकाई बताता है। ठीक है, 12 तरबूजीय इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान, मतलब कि फल यहाँ पे द्रव्यमान इकाई यहाँ पे कह दी गई है। ठीक है, वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का जो द्रव्यमान है वो तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। मतलब यहाँ पे क्या किया गया कि तरबूज के उसने कहा कि तरबूज की 12 इकाइयाँ हैं और 12 इकाइयों के ही आधार पर
तो 12 इकाइयाँ उसने जो है इसको निर्धारित कर ली कि 12 इसके टुकड़े हो जाएंगे, और उसी के आधार पर ही जितने भी फल होंगे वो सभी फलों को उनकी एक इकाई के वेट के बराबर उसने यहाँ पे निर्धारित किया। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, फलों को सापेक्ष जो फल है वो फलों के, अब वह जो फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई एफएमयू बोला, और ऐसे क्या बोलते हैं, एएमयू में लिखते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर वो बेचता है। जैसे कि एक यहाँ पे जो चित्र में दिखाया गया है कि एक तरबूज लिया, उसके 12 टुकड़े इसने कर लिए। एक यहाँ पे तरबूज का टुकड़ा लिया, अब इस तरबूज के टुकड़े के बराबर जितने भी फल चढ़ेंगे वही उसका जो है वो उसका भार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 सेब अगर चढ़ गए तो वो उसके भार के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे तरबूज और 12 टुकड़े और तरबूज का ये पूरा जो है इसका हिस्सा दिखाया गया था कि किस तरीके से तौल से इसको बताया जा रहा है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो क्योंकि कार्बन 12 को इसीलिए जो है इसको लिया गया ताकि जो है जितने भी जो तत्व हैं उनके सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, मतलब कि इसको निकालना इजी हो जाए, तो इसके लिए एक कोई मानक रखा जाता है ना। तो यहाँ पे मानक क्या डिसाइड किया गया, कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग के अनुपात के आधार पर जो है इसको ये एक मानक रखा गया कि इसी के आधार पर जो तत्व हैं उनका द्रव्यमान निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे तत्व हैं और इनके परमाणु द्रव्यमान जो कि यू में दिए गए। हाइड्रोजन जिसका 1 होता है, कार्बन जिसका 12 होगा। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, और इसका द्रव्यमान जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है और कैल्शियम का 40 है। तो ये थे, ये कुछ द्रव्यमान दिए गए हैं। इनको यहाँ पे इसलिए ध्यान रखिएगा ताकि जो है जो पीछे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें इसको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। बहुत से ऐसे तत्व हैं परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं, तो जो अस्तित्व में नहीं रह पाते वो क्या करते हैं, तुरंत तुरंत वो जो परमाणु होते हैं वो जो है अणु एवं आयन बना लेते हैं। ये अणु अथवा आयन अधिक संख्या में पुंजित होकर के वह द्रव्य बनाता है। अब ये जो अणु और आयन है ये जो है पुंजित होकर के और अपना ग्रुप बना लेंगे अधिक संख्या में, और फिर उसके बाद जो है वो द्रव्य बना लेते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। द्रव्य यानी कि वही जो अब ठोस के फॉर्म में बना रहे हो तो ठोस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में, जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है उन्हें देखिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को जैसे ऊपर डिस्कस किया था उसी के आधार पर होगा। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होता है। ठीक है, अब परमाणु मिल करके अणु का निर्माण बनेंगे, फिर अणुओं से जो है तत्व जो बनेंगे, फिर हम उन तत्वों से जब द्रवों का निर्माण होगा तभी हम उन्हें देख सकते हैं। अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे अणु क्या होते हैं। ठीक है, तो अणु क्या होते हैं, साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक, यानी अणु जो होंगे वो इतने सूक्ष्म होंगे, तो जाहिर सी बात है अणु जो हैं वो भी 2 या 2 से अधिक जो छोटे परमाणु होते हैं उनका ये समूह होते हैं। क्या, अणु, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो केमिकल बॉन्ड जो होते हैं उनके द्वारा ये जुड़े रहते हैं, वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मतलब कहने का है किसी तत्व या फिर किसी यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो अणु कहलाता है। इस जो है उससे भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ये जो जैसे परमाणु है इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु जो होते हैं स्वतंत्र रूप से नहीं रख सकते, तुरंत वो क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अणु जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और ये जिस यौगिक के होंगे उसके सभी गुणधर्म को ये प्रदर्शित करेंगे। एक ही तत्व के परमाणु अथवा जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। मतलब कहने का है कि एक ही तत्व के जो परमाणु हैं वो भी तत्वों का निर्माण, मतलब आपस में मिल करके जो है तत्वों का निर्माण करेंगे, और भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं वो भी परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करेंगे। इसके लिए कोई जो है बंधता नहीं है कि सारे जो परमाणु हैं वही एक ही जैसे होने चाहिए। अब हम देखेंगे तत्वों के अणु। तो देखिए, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि कोई अगर यहाँ पे तत्व की बात की जा रही है, ठीक है, तो किसी तत्व के जो अणु होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं। जैसे कि आर्गन है, हीलियम इत्यादि। जैसे अनेक तत्वों के जो अणु हैं, इस तरीके के जो तत्व हैं ये सब तत्व में आएंगे ना, आर्गन हीलियम, तो इनके जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा
निर्मित होते हैं। ये इसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। तो ये यहाँ पे बात, उनकी जो दूसरी बात है वो यहाँ पे क्लियर होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे ऑक्सीजन है, ये इसके अणु दो होते हैं। ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है, ठीक है। ऑक्सीजन अणु जो है वो दो ऑक्सीजन परमाणु से बना है, इसलिए इसे हम द्विपरमाणविक अणु कहते हैं। यदि सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन परमाणु से परस्पर संयोज करें तो ओजोन प्राप्त होगी। अब जो अणु है उसकी, किसी अणु की, तो अब किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की जो संख्या है उसको उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो है अणु है वो दो ऑक्सीजन के परमाणुओं के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे एक चीज, तो यहाँ पे पहली बात तो यही कही गई थी कि जो तत्व होते हैं वो जो है सेम एक ही प्रकार के जो है मतलब कि परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि जो है वो है आर्गन और हीलियम की बात कही गई थी, तो उसमें आर्गन और हीलियम का एक ही जो है उसका परमाणु लिया जाता है। आर्गन का भी एक ही रहता है और जो है हीलियम का। वही दूसरी जगह ये कहा गया कि जो ऑक्सीजन है वो दो परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। उसी तरीके से जो हाइड्रोजन है उसमें एक ही मतलब परमाणु जो है वही ऑक्सीजन का ही है, लेकिन दो हो गए। और जो ओजोन है उसमें जो है उसमें तीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ मेनली है कि किसी भी तत्व या जो अणु है उसकी संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की जो संख्या है वही अणु की परमाणुकता कहलाती है। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणु, उनकी सरलता संरचना नहीं होती है। मतलब कहने का है कि धातुओं के अणु या फिर कुछ अन्य तत्व हैं, वो जो अणु हैं उनके जैसे, जैसे कार्बन है, कार्बन अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। इनकी संरचना सरल नहीं होती, लेकिन इनके जो है अणु जो होते हैं उनमें असीमित परमाणु, ये एक ऐसे जो है मतलब कि अणु हैं, ठीक है, जिनमें परमाणुओं की संख्या असीमित परमाणु जो है वो परस्पर बंधे होते हैं। तो आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ तत्वों की परमाणुकता दी गई है। जैसे तत्वों के प्रकार में अधातु ले लेते हैं। नाम, अधातुओं में आर्गन आ जाएगी। आर्गन एक परमाणु होता है, एक ही परमाणु ARE होता है इसका। हीलियम एक परमाणु होता है। ऑक्सीजन द्विपरमाणु, हाइड्रोजन द्विपरमाणु, नाइट्रोजन द्विपरमाणु, क्लोरीन भी द्विपरमाणु। फॉस्फोरस जो होता है वो चतुर्परमाणु, ठीक है, P4 होता है। सल्फर जो होता है वो बहुपरमाणु होता है, सल्फर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये हो गया, अब इनकी परमाणुकता हो गई। ठीक है, अब धातुओं में ले लें। सोडियम एक परमाणु, आयरन एक परमाणु, एल्यूमिनियम एक परमाणु, कॉपर एक परमाणु। तो यहाँ पे जितने भी जो धातुएं ली गई हैं उन सब वो सब एक परमाणुविक दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे यौगिकों के अणु। ठीक है, यौगिकों की जो अणु होते हैं, यौगिक किन अणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें देखेंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ करके यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्वों के, क्योंकि यौगिक तो यहाँ पे सिंपली मिश्रण हो गया। तत्व जो होते हैं वो प्योर होते हैं, वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होंगे, लेकिन जो यौगिक होते हैं ये जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं के निश्चित अनुपात से मिलकर के उनसे जुड़ करके यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ नीचे जो सारणी है। कुछ यौगिकों के जो अणु हैं उनको देखिए। यौगिक है जल, ठीक, संयुक्त तत्व इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला है और अनुपात देखिए, हाइड्रोजन की मात्रा 1 है और जो द्रव्यमान अनुपात दिया गया और ऑक्सीजन 8 है, 1:8 के फॉर्म में। अमोनियम अमोनिया यहाँ पे दिया गया। अमोनिया किससे किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। इसमें इसका अनुपात देखिए 14:3। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन ऑक्सीजन से बना है 3:8। तो ये हो गया द्रव्यमान अनुपात भी हो गया, संयुक्त तत्व और यौगिक हो गया। अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी में जो दिया गया था उसके आधार पर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए सारणी देखिए। अणुओं में विद्यमान जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमान के लिए जो अनुपात है वो सारणी 3.4 में दिया गया। ठीक है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए जो सारणी उसमें 3.2 में तत्वों से परमाणु द्रव्यमान मतलब कि जो है कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, 3.2 में दिया गया। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिक के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या के अनुपात को ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे जो परमाणु की जो संख्या है उनका अनुपात क्या है, जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा उसको हमें यहाँ पे निकालना है। दूसरा, जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की जो संख्या है उनका अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त कीजिए कि जल के अणु में इसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए तत्व दिए गए, खाली जल की ही जो है अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे तो सारी अपने आप क्लियर हो जाएगा। तत्व में जल में क्या क्या चीज़ें यूज हुई? तत्व में हाइड्रोजन यूज हुआ है, इसका द्रव्यमान अनुपात 1, परमाणु द्रव्यमान इसका 1, ठीक है, द्रव्यमान अनुपात भी 1 है कि जो जल में कितना इसका लिया गया होगा। परमाणु द्रव्यमान भी इसका 1 ही है।
द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान दोनों को अगर जो है वो कर दिया जाए, वो मतलब कि डिवाइड कर दिया जाए, तो भी एक ही आएगा। सरलतम अनुपात इनका जो होगा वो होगा 2। ठीक, सरलतम अनुपात कैसे? क्योंकि जो H2O होता है उसमें हाइड्रोजन कितना लिया गया? 2 लिया गया, इस वजह से वो 2 हो गया। अब आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात, क्योंकि इसका मेनली जो वेट है वो लिया जाएगा, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान इसका 16 होता है। यहाँ पे द्रव्यमान अनुपात उनका उससे लिया जा रहा है, जो उसका ऑक्सीजन का 8 होता है ना परमाणु क्रमांक के आधार पर, तो ये इनका जो है द्रव्यमान जो है इसका द्रव्यमान अनुपात ले लिया जा रहा है। ठीक है, कि कितने इसमें जो है ये लिए गए हैं। परमाणु द्रव्यमान जो इसका होता है, मेन जो अटोमिक वेट होता है वो 16 हो गया। ठीक है, डबल होता है, क्योंकि इसमें परमाणु द्रव्यमान में यहाँ पे जो दिया गया वो प्रोटॉनों की संख्या दी गई है, यहाँ पे जो दिया गया है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मैशअप दिया गया, पूरे नाभिक का दिया गया। द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान, अब दोनों को जो है वो कर दें तो 8/16 हो गया, यानी कि आधा आया। ठीक है, तो ये क्या आया? द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान। सरलतम अनुपात जो है वो 1 है, क्योंकि H2O में देखिए एक ही तो लिया गया है इसका अणु। तो इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की जो संख्या का अनुपात निकला वो क्या निकला? 2:1, जो है सरलतम अनुपात जो है उसी के आधार पर रखा गया। ठीक है, तो 2:1 के आधार पर ही जल के अणु आपस में प्रयुक्त होते हैं। अब आगे हम देखेंगे आयन क्या होता है। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। धातु और अधातु युक्त यौगिक जो हैं वो आवेशित कण हैं, उनसे बने होते हैं। इन आवेशित कणों को ही हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु तथा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश जो है वो विद्यमान होता है। नेट आवेश इसमें जो है विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ये जो नेट आवेश होता है वो या तो ऋणात्मक ऋण के फॉर्म में होगा, माइनस के फॉर्म में, या फिर पॉजिटिव प्लस के फॉर्म में होगा। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन एनायन तथा धनावेशित आयन को धनायन कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसको ले लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं की समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। ठीक है, परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो। अब देखिए यहाँ पे NaCl का अगर कंपाउंड आप देखें तो क्या आपको आवेश जो है स्पेशली करके दिखाया जा रहा है? नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो नेट आवेश है वो विद्यमान जो है इसमें एक बराबर करे दे रहे हैं ना नेट आवेश एक दूसरे को, तो इसी वजह से इस तरीके के जो परमाणु, इस तरीके के जो यौगिक वगैरह होंगे वो बहुपरमाणुक आयन कहलाएंगे। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होते हैं उनको बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि आयन जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। ठीक है, तो अध्याय 4 में इस बात को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कुछ आयनिक यौगिक दिए गए हैं, उनको देखिए। आयनिक यौगिक में कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो संगठक तत्व है वो क्या है? कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, द्रव्यमान अनुपात देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसमें द्रव्यमान अनुपात यहाँ पे 5:2 के आधार पर लिया गया है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO का 5:2 में जो है इसका द्रव्यमान अनुपात लिया गया है। दूसरा यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड जो है इसमें मैग्नीशियम लिया गया, सल्फर लिया गया, इसका जो अनुपात है वो 3:4 के आधार पर लिया गया। सोडियम क्लोराइड जो है इसमें सोडियम है, क्लोरीन है, जिसका जो द्रव्यमान अनुपात है वो 23 और 35.5 के आधार पर लिया गया। ठीक है, तो ये कुछ थे यौगिक और उनमें तत्व किन किन तत्वों से मिलकर के बने थे और उनका द्रव्यमान अनुपात। अब आगे हमें देखना है मेन जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सूत्र लिखना, कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाएगा, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। ठीक है, मेनली जो यौगिक है उसका सूत्र मेनली जो लिखना है वो उसके संगठक में क्या क्या कितने तत्व उसमें सम्मिलित हैं उनका एक प्रतीक के रूप में निरूपण होएगा, कि सिंबल के फॉर्म में हम उनको बता सकते हैं कितने तत्व उसमें सम्मिलित हैं और कितनी मात्रा में सम्मिलित हैं। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं हैं वो ज्ञात करनी होंगी। तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो संयोजकता के बारे में यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर के एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे यही है कि तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से किस प्रकार संयुक्त हो रहे हैं, इसको हम संयोजकता से ही ज्ञात कर सकते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जाता है, कि जो संयोजकता है वो किसी तत्व की हाथ है या फिर भुजा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणुक आयन जो हैं
उन्हें यहाँ पे आयनों को समझना बहुत जो है ज़रूरी होगा, तभी जो सूत्र जो तैयार होगा उसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक तो उनकी संयोजकता भी यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी, दूसरा जो है संयोजकता भी यहाँ पे क्लियर होगी, दूसरा जो अगर सूत्र तैयार होगा तो कौन से किस में कैसे मिलेंगे ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले हम इसको देख लेते हैं कि देखिए जो एक संयोजकता जिनकी एक होगी वो कौन कौन से हैं। तो आयन के नाम और उनके संकेत, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, तो इन सब की जो पॉजिटिव इसमें सब में दिए गए, सबकी संयोजकता कितनी दी गई है, एक दी गई है। ये क्या है, आयन के नाम है। ठीक है, धातुओं के आयन के नाम। अधात्विक तत्व में देखिए हाइड्रोजन के प्लस जो है, हाइड्रोजन जो है उसको प्लस प्लस एक आयन दिया गया है। ठीक है, एक संयोजकता वाले सारे हैं। हाइड्राइड, अच्छा जितने भी माइनस वाले जो होते हैं उनको हाइड्राइड, अभी देखिएगा सारे में इड इड आएगा। हाइड्राइड का H1 है, क्लोराइड का Cl1 है। ठीक है, ब्रोमाइड का Br1 है, आयोडाइड का I1 है, ऑक्साइड सॉरी अभी 2 में नहीं आना है। ठीक है, उसके बाद है फिर यहाँ पे आएगा अमोनियम। अभी एक एक ही चल रही ना संयोजकता। अब ये है बहुपरमाणविक आयन के बारे में जो बात की जा रही थी ना, बहुपरमाणविक। तो जो अमोनिया होता है इसमें देखिए N भी है, H भी है, कई सारे इसके जो है परमाणु उपस्थित है अमोनिया में। तो इसमें लेकिन इनका जो पूरा है बहुपरमाणविक आयन का जो पूरा का जो आवेश है वो कितना है और इनकी संयोजकता कितनी है, एक है, और इनका आवेश भी +1 है। हाइड्रोक्साइड का OH इसमें जो है -1, नाइट्रेट का NO3 -1। उसके बाद आएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट का, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसका HCO3 -1 आता है। ठीक है, ये पूरा जो है कंपाउंड है बहुपरमाणविक आयन का। ये हो गया जो एक संयोजकता वाले। अब आएंगे दो संयोजकता वाले। ठीक है, तो इनमें धातु के बारे में मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक, Mg+2 देखते जाइए सारे आयन वगैरह सबको, कैल्शियम +2, जिंक +2। आयरन जो है डाइपॉजिटिव और जो है कॉपर यहाँ पे दिया गया, आयरन डाइपॉजिटिव, कॉपर डाइपॉजिटिव, इन दोनों के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है अब यहाँ अधातु में ऑक्साइड आएंगी। ऑक्साइड में जो है O-2 हो जाएगा, सल्फाइड में S-2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बहुपरमाणविक आयन है उनमें कार्बोनेट आएंगे, CO3 -2, सल्फाइड SO3 -2, सल्फेट SO4 -2। तो ये हो गया दूसरे दो संयोजकता वाले सारे। अब तीन संयोजकता वाले में एल्यूमिनियम आयरन आ जाएगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम +3 होगा, आयरन में भी +3 हो जाएगा। नाइट्राइड इसमें आएगा, N3- हो जाएगा। और ये N3- क्या होता है, नाइट्राइड होता है। फॉस्फेट में PO4 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी संयोजकता टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, आयन -3 है। और हाँ, ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठकों में रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, और ऐसे जो एक से अधिक संयोजकता जो दर्शाते हैं तो यहाँ पे संयोजकता को कोष्ठकों में रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एल्यूमिनियम और आयरन में जो नहीं दिया गया कोष्ठक में रोमन संख्या से दर्शाया गया, यानी कि ये कई संयोजकता दर्शाते हैं। दूसरा ऊपर भी दिया गया था, इसमें आयरन और कॉपर में भी दिया गया था, तो इसलिए इसको जो है यहाँ पे बताया गया। आगे देखिए, मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उनकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं। ठीक है, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कितने मानवों को पकड़ सकता है। तो यहाँ पे ये एक उदाहरण दिया गया, उसी के आधार पर हमें तत्वों को ही डिसाइड करना है। अब ऑक्टोपस को हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, और H जो है वो एक मानव के रूप में हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको निरूपित किया। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए। ठीक है, और मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। पादांक 4 जो है H4 वो क्या है, ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए जो मानव की संख्या है उसको प्रदर्शित करता है, यानी कि O के द्वारा कितने जो है मानव मनुष्यों को पकड़ा है उसको प्रदर्शित करता है। तो कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई थी जो ऊपर सारणी थी, उसमें संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना होगा। जो अभी आपने यहाँ पे नियम आप देख लीजिए, इन सब का आपको पालन करना होगा। सबसे पहले आयन की संयोजकता अथवा आवेश, संयोजकता या फिर उसी को ही आवेश जो है वही, ये संतुलित होनी चाहिए। अगर आप सूत्र तैयार कर रहे हैं तो आपकी जो आयन है उनकी संयोजकता और जो आवेश है वो बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है, एक यौगिक धातु अधातु दोनों के मिलने से बनता है,
तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखेंगे। अगर एक जो है यौगिक है जो धातु अधातु दोनों के मिलने से बन रहा है तो धातु के नाम को हम पहले लिखेंगे, फिर अधातु को लिखेंगे। उदाहरण जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो सी ए जो कैल्शियम जो है वो धातु है, ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अधातु है, तो इसको बाद में लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड में सोडियम पहले लिखा गया है, क्लोरीन जो है गैस है। आयरन सल्फाइड में आयरन को पहले रखा गया है, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर को पहले रखा गया है, ठीक है। तो इत्यादि इसमें यही कहा गया है कि जो धातुएं हैं उनके प्रतीक जो है उसको पहले लिखेंगे। पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर ये सब जो है अधातु हैं, ठीक है, तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि जो कैल्शियम, सोडियम, आयरन जो है वो और जो कॉपर है वो धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं, ठीक है, यानी कि उनको पहले लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की जो संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिख करके आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। मतलब कहने का बहुपरमाणुक अगर आयन है उनके द्वारा निर्मित अगर यौगिक हैं तो उनमें जो है आयनों की अगर संख्या उनको दर्शानी है तो हम कोष्ठक के द्वारा कोष्ठक के बाहर उसको लिखेंगे। उदाहरण में जैसे MgOH का होल ट्वाइस है, ठीक है, यदि बहुपरमाणुक आयन की जो संख्या है वो 1 हो तो कोष्ठक के बाहर यहाँ पे जो है MgOH का होल ट्वाइस ध्यान रखिएगा, तो बाहर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर यहाँ पे इसमें क्या बात कही गई है कि बहुपरमाणुक आयन की संख्या अगर 1 हो तो कोष्ठक के बाहर उसको जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे NaOH में भी तो ये चीज़ यूज़ की गई है, Na की +1 होती है, OH की जो है -1 होती है, ठीक है। तो ये लेकिन जो है इसमें Mg जो होती है Mg की +2 होती है, इस वजह से उसको कोष्ठक के बाहर नीचे लिखा गया है। ये था सरल। अब यहाँ पे हम देखेंगे सरल यौगिकों के सूत्र कैसे बनेंगे। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक जो है उनको द्विअंगिक यौगिक भी कहते हैं। कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं, आप जो है जो प्रसारणी दी गई थी उसमें संयोजकताएं दी गई थी, आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकता लिखेंगे। संगठक तत्व ले लेंगे, उनकी संयोजकता पहले लिखेंगे, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया था। तत्पश्चात संयोजकता परमाणु की संयोजकताओं को क्रॉस करा करके अणु सूत्र लिखेंगे। तो अब आइए एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड को लिया गया है, ठीक है। तत्व यहाँ पे तत्व प्रतीक लिए गए हैं और नीचे संयोजकता दी गई है। तत्व प्रतीक में हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1। क्लोरीन की भी 1 होती है, ठीक है। और हम क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड ले रहे हैं ना, तो अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि दोनों की ही 1-1 है इसलिए HCl मिल गया हमें। उसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसकी भी। अब हाइड्रोजन सल्फाइड में देखिए संयोजकता जो संयोजकता होती है ना वही नीचे लिख दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी है, वो 1 है। संयोजकता को नीचे दिया गया उसके बाद क्रॉस किया गया। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 है। सल्फर की कितनी है, 2 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसे एक चीज़ हम बताते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पे देखिए कि जो सल्फर है इसकी संयोजकता 2 दी गई है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे 1 में समझ लेते हैं, बाकी अपने आप क्लियर हो जाएगा। सल्फर की संयोजकता 2 कैसे आई है, क्योंकि हम लोग यही पढ़ा रहते हैं कि जो संयोजकता है वो ये डिसाइड करेगी कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे ना वही, और या तो इलेक्ट्रॉनों का जो साझा हो रहा है वही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे कि जो सल्फर होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, ठीक। तो इनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो बीच में अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है तो पहले में दो हो जाएंगे, पहली कक्षा में 2 हो जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 4 5 6 7 8, दूसरी कक्षा में 8 हो गए तो 10 हुए भी। अब तीसरी कक्षा जो होगी उसमें 6 हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हर एक कक्षा जो होती है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है। तो इसमें जो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 परमाणु की जो है ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत इनको पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन जो है इनको 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए अब 6 इनके पास ऑलरेडी है, तो ये जाहिर सी बात है त्यागेंगे तो है नहीं, तो ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो वही जो एक्सेप्ट करेंगे वही उनकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। तो 2 जो एक्सेप्ट करेंगे वही उनकी संयोजकता हो जाएगी। तो ये इनकी हो गई। तो अब इनका क्रॉस करवा देंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र प्राप्त होगा तो H के पास 2 हो जाएगा, नीचे यही संयोजकता जो है वही नीचे लिख दी जाती है और S के 1 लिखा जाएगा, ठीक। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है सूत्र देखिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड के सूत्र में कार्बन का जो प्रतीक है उसमें जो है इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, 4 है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इसमें कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन जो होती है उसकी 1 होती है, 17 होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 आता है, ठीक है। तो ये त्याग देगा सीधा सा, ठीक।
अब इनकी जो संयोजकता होगी उसमें क्रॉस करवा देंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र कैसे बनेगा, CCl4, यानी कि जो Cl है उसके पास में जो है 4 को लिखा जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत यानी कि Mg+2 लिखते हैं और इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl-1 लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए ये मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बात की गई है। यहाँ पे जो है इसको देख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, मैग्नीशियम का +2 है संयोजकता, यहाँ पे आयन इसका दिया गया, क्लोरीन का -1 है। तो जब इसका लिखा गया तो जाहिर सी बात है क्रॉस जब करेंगे तो Cl के बाद भी में 2 लिखा जाएगा, यही इनकी संयोजकता है। आवेश और संयोजकता एक ही होती है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन है, Cl- है, और प्रत्येक मैग्नीशियम जो आयन है Mg+2 के लिए होता है। ठीक है, यानी कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसके अणु में 2 क्लोराइड आयन जो हैं वो प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है, 2 क्लोराइड आयन। इस प्रकार के आयनिक यौगों में जो यौगिक हैं उनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात और यहाँ पे क्लियर होती है, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमें जब एक कंपाउंड बनाएंगे तो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो लगभग बराबर होने चाहिए, यानी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनों का जो साझा हो रहा है वो बराबर लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में +2 आ रहा है, यानी कि +2 इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 त्याग देगा। ठीक है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में जो है, मतलब क्लोरीन में, सॉरी ये त्यागता नहीं है, क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रम 17 होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में इसमें 7 होते हैं, यानी ये जाहिर सी बात है 7 को त्यागेगा नहीं, एक एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसको जो है साझा जब ये मैग्नीशियम के साथ करेगा तो मैग्नीशियम के 2 डाई पॉजिटिव के लिए क्लोरीन के पास एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए 2 क्लोरीन जो है परमाणु है उनका होना ज़रूरी है। तो इसी वजह से कि जो अणु हैं इनमें 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होगा, तभी ये जो पूरा जो सूत्र है, पूरा जो कंपाउंड है, यौगिक है, वो बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो आयनिक यौगिक हैं उनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का संतुलन होना जरूरी है, संतुलन होगा तभी वो यौगिक बन पाएंगे। संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए, उदासीन होने के लिए +2 के लिए -2 2 चार्ज माइनस के होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस के 2 चार्ज होने के लिए क्लोरीन के 2 परमाणु लिए जाएंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेश को नहीं दर्शाया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि जो है जब जाहिर सी बात है उदासीन है तो आयनों को अब क्यों दर्शाएंगे, तो आयनों को अब नहीं दर्शाएंगे। तो अब आगे देखेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसका सूत्र, दूसरा यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र दिखाया गया है। ठीक है, तत्व का प्रतीक एल्यूमिनियम है, उसकी संयोजकता कितनी है, +3 है, ऑक्सीजन की कितनी है, -2 है। ठीक है, सूत्र क्या प्राप्त हुआ है, Al2O3 प्राप्त हुआ। जब हमने इसका जो है त्रिय गुणा किया तो क्या हो गया, Al2 ऑक्सीजन का इधर आ गया और जो है Al3 यानी कि जो एल्यूमिनियम है उसकी संयोजकता इधर आ गई है। इसी तरीके से यहाँ पे अब जितने भी सूत्र बनेंगे वो संयोजकता के आधार पर ही बनेंगे, उसी के आधार पर ही हमको इसको लेना है। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का जो होता है वो, कैल्शियम का जो आयन होता है वो +2 होता है। ठीक है, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी +2, और ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी, दोनों को जब हम करेंगे तो ये CaO होगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान है अतः इसका सूत्र Ca2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इसको जो है CaO के रूप में सरलीकृत कर देते, क्योंकि इक्वल है ना, बराबर बराबर है, संयोजकता ही तो हमें दिखानी है, तो इस वजह से हम इसको CaO लेंगे। ठीक है, बहुपरमाणुक जो आयन है वो वाले जो यौगिक हैं, अब उनके आधार पर भी हम उनसे जो सूत्र बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे। मेनली जो सूत्र बनने का यहाँ पे जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ संयोजकता के आधार पर ही होता है। ठीक है, संयोजकता के आधार पर, फिर उनके बाद जब जो है आयनों को बराबर करना होता है तो बराबर करने के लिए अगर एक्स्ट्रा जो है परमाणु या एटम्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो ले लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। ठीक है, तो क्या करना है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र यहाँ पे दिया गया है NaNO3। Na का हमें पता है आवेश कितना होता है, संयोजकता +1 होती है, और जो नाइट्रेट होता है उसकी जो संयोजकता होती है वो -1 होती है। तो +1 है -1 है और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सीधा NaNO3 बन गया। फिर आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम की डाई पॉजिटिव होती है और हाइड्रोक्साइड जो है इसकी -1 होती है।
अब इन दोनों की संयोजकता में जाहिर सी बात है इनको इक्वल तो करना पड़ेगा ना। तो इनको इक्वल करने के लिए इनके जो है कितने परमाणु लेने पड़ेंगे हाइड्रोक्साइड के, 2 लेने पड़ेंगे। इसलिए कोष्ठक में करके संयोजकता कैल्शियम की दर्शा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनकी तो एक ही है, अब इनकी जो है इनकी कैल्शियम की जो है 2 है वो यहाँ पे दिखा दी जाएगी। ठीक है, एक तो इसमें 2 चीज़ क्लियर होती है। देखिए कन्फ्यूजन की बात यहाँ पे क्या हुई, 2 बातें हो रही हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जो नीचे जो दिखाया जा रहा है वो या तो संयोजकता दिखाई जा रही है या फिर परमाणु की जो मात्रा है कि वो 1 लिया जा रहा है या 2 लिया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है। तो दोनों ही है। ऊपर कुछ जगह पे ये क्लैरिफिकेशन हो रहा है कि जब हम त्रियक गुणा कर रहे हैं तो इनकी जो संयोजकता है वो इनके नीचे लिखी जा रही है, इनकी संयोजकता इनके नीचे लिखी जा रही है, वो भी यहाँ पे क्लियर है। देखिए हाइड्रोक्साइड की जो संयोजकता है वो कितनी है, -1 है। अब 1 को तो निर्धारित करने की ज़रूरत है नहीं, जब कंपाउंड कंप्लीट हो गया प्लस माइनस जुड़ गया तो वो कैल्शियम के पास में लिख दिया गया। ठीक, और कैल्शियम की जो 2 है वो कोष्ठक करके हाइड्रोक्साइड के पास लिख दी गई। वही अगर दूसरी तरीके से देखें तो अगर जो है जो चार्ज है उनको बराबर करने के लिए तो कैल्शियम डाई पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्साइड जो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जो दिया गया है उसके 2 हाइड्रोक्साइड जो है मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो 2 तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। आगे देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है, ना कि CaOH2 है। ठीक है, तो होल ट्वाइस दिया गया है जबकि जो है OH2 नहीं दिया गया है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उसके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ बात किसकी हुई, कोष्ठक सिर्फ आयनों की जब मात्रा जो है बढ़ा दी जाती है तब हम कोष्ठक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तब हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन के लिए हम 2 जो है आयनों का इसका यूज़ करना पड़ा था। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रख करके पदांक 2 लगाते हैं, वो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। देखिए दोनों बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सिल समूह अलग अलग जो है उनके जुड़े हुए हैं, इस वजह से वो कोष्ठक जो लगा करके 2 लिखा गया है उसका मेन यही मकसद है। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक 2-2 परमाणु हैं। ठीक है, ये भी एक बात हो जाएगी। अब है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कैसे बनेगा। सोडियम की संयोजकता +1 है, कार्बोनेट की -2 है। तो अब जो है कार्बोनेट की जो -2 है उसमें सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, कार्बोनेट का CH3 तो कंपाउंड है, जैसा है वैसे ही लिख दिया जाएगा, लेकिन सोडियम को जो है इनकी बराबर करने के लिए एक और सोडियम हमको लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे Na2 हो गया, Na2CO3 लिखेंगे। उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अब जो बहुपरमाणुक आयन है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन जो है इन्हीं की जब आयन की अधिकता जब हो जाती है तभी हम कोष्ठक का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें बहुपरमाणुक आयन का बस एक ही जो है अणु उसी की ही ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरे की तो ज़रूरत है नहीं, इसलिए कोष्ठक चाहिए नहीं। और जो सोडियम है ये जो है सिंगल होता है। ठीक है, इसमें वैसे भी नहीं ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखिए अमोनियम सल्फेट का सूत्र। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत अच्छे समझ में आएगा। अमोनियम सल्फेट यहाँ पे दोनों ही बहुपरमाणुक हैं। ठीक, अमोनियम सल्फेट जहाँ पे अमोनिया जो है उसकी कितनी होती है, अमोनियम की होती है +1 संयोजकता होती है और जो सल्फेट होती है उसकी -2 होती है। अब जो यहाँ पे चार्ज है उनको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो -2 के बराबर +1 को लाने के लिए 2 अमोनियम की जो है 2 यहाँ पे आयंस चाहिए होंगे। ठीक है, तो 2 आयन के लिए कोष्ठक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यानी बहुपरमाणुक में जो जितने ज़्यादा जो है आयन की ज़रूरत होगी उतने वहाँ पे कोष्ठक लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है NH4 में 2 लगा दिया गया और ये SO4 हो गया। SO4 में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसे ही लिख दिया गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे करते हैं। देखिए निम्न के सूत्र लिखिए। पहला क्वेश्चन तो हमारे यहीं पे है, तो यहाँ पे पहला है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है, Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका होता है AlCl3। सोडियम सल्फाइड का होता है Na2S। ठीक, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो आप ये जो है अभी आपने जो पढ़ा है ना उस आधार पे आप इसको कर भी सकते हैं। हम जो है थोड़ा सा इजी हो जाए इस वजह से हम इसको जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं, लेकिन इसे आप खुद भी करने की कोशिश करिएगा। और भी जो इनके बहुत सारे ऐसे हैं जिनके रासायनिक नाम है तो इन्हें करने की कोशिश करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो यौगिक दिए गए हैं इनके नाम देख लेते हैं। तो पहला वाला जो है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। इसे ठीक से देख लेते हैं। पहला वाला जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट है। ठीक, दूसरे में है, दूसरा वाला जो है वो है कैल्शियम
कैल्शियम डाइक्लोराइड है, ठीक है, दूसरा CaCl2 जो है, तीसरा जो है पोटेशियम सल्फेट है, चौथा पोटेशियम नाइट्रेट है, और लास्ट वाला जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये हो गया, ये क्वेश्चंस हो गए। अब आगे हमें देखना है, यहाँ पे है कि जो कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे रासायनिक सूत्र का तात्पर्य क्या है, ये आपने देख लिया अच्छे से। उसके बाद निम्न में से कितने परमाणु विद्यमान हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें परमाणु कितने विद्यमान हैं। H2S अणु है, उसमें कितने परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन का है, 1 सल्फर का है, 3 हो जाएंगे। PO4 आयन में कितने परमाणु हैं, P 1 है, मतलब कि फॉस्फोरस का 1 है, और ऑक्सीजन की 4 है, ठीक है, तो 5 हो जाएंगे। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए आणविक द्रव्यमान में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं, और इस जो है अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, ठीक है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उसके जितने भी संगठक, उस पदार्थ में जितने भी संगठक परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों के योग के बराबर होगा। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी U द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आइए इसको जो है क्वेश्चन के आधार पर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे जल है, ठीक है, जल के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यहाँ पे जल का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकालना है पूरे जो अणु है उसका। और दूसरा क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल जो है NO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो पहले एक एक करके करते हैं। पहले हाइड्रोजन का देखते हैं। इसमें आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए, वो 1 U होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U होता है। अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन के होते हैं का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो 2 परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 U हो जाएगा, ठीक है, U हमने तो 1 ही लिया है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 1 इंटू जो है 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल जो यहाँ पे जो जल है उसका टोटल का जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 U होगा, ठीक। नेक्स्ट नाइट्रिक जो अम्ल है उसका देखते हैं। इसमें जो नाइट्रिक अम्ल है इसके आणविक द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस नाइट्रोजन का द्रव्यमान, ठीक है, और 3 इंटू O का परमाणु द्रव्यमान। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 चीज़ ली गई है, पहला हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस नाइट्रोजन का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान, और फिर तीसरा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने 3 मॉलिक्यूल है तो 3 होगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U होगा, ऑक्सीजन का 16 U होगा, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 U होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आणविक द्रव्यमान अगर HNO3 का निकालेंगे तो 1 U प्लस 14 U, ठीक है, और यहाँ पे 3 इंटू 16 U हो जाएगा। तब इस आधार पर 63 U किसका हो जाएगा, ये पूरा जो है परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट हेडिंग है सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब यहाँ पे जो सूत्र इकाई है उसका द्रव्यमान पूरा हमें निकालना है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया। जैसे हमने अणु के द्रव्यमान का परिकलन किया था उसी आधार पे हम सूत्र द्रव्यमान का भी परिकलन करेंगे। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसके संगठक आयन होते हैं। मतलब यहाँ पे हम उस सूत्र इकाई का प्रयोग करेंगे जिसके जो संगठक हैं वो क्या होंगे, आयन होंगे, कि वो आयन से बने होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे सोडियम क्लोराइड है, इसका सूत्र NaCl है। इसकी इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करेंगे कि जो सोडियम है उसका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 1 इंटू 23 प्लस क्लोरीन जो है उसका 35.5, यानी टोटल जो क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है 35.5 दिया गया है, सोडियम का 23 है, दोनों का अगर हम मिला देंगे तो 58.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका जो है उदाहरण करके जो है एग्जाम्पल करके देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का अगर परिकलन करेंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान CaCl2 है, ठीक है। तो इसके लिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हमें पता हो वो 40 है, क्लोरीन का 35.5 है, अतः CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो जाएगा, CaCl2 का। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि कैल्शियम तो एक ही है तो 1 इंटू 4 U हो जाएगा, प्लस क्लोरीन कितना दिया गया 2 दिया गया तो 2 इंटू 35.5 हो जाएगा। तो टोटल इनका 40 U प्लस 71 U 101 EU हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में मोल में दिए गए हैं द्रव्यमान, ठीक है। एक साइड उनकी एवोगैड्रो संख्या दी गई है और एक साइड ग्राम में दिया गया है। जैसे कार्बन परमाणुओं का 1 मोल जो है
वो 6.002 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु, ये अवोगाद्रो संख्या है, उसके बराबर होता है। दूसरे यहाँ 12 ग्राम कार्बन होगा। फिर हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल 1 ग्राम जो है हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होगा, और यहाँ पे सेम वही 6.022 10⁻23 जो अवोगाद्रो संख्या है वो हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी कण, ठीक है, या फिर परमाणु, अणु अथवा आयन, उसका जो 1 मोल होता है वो उन कणों के सापेक्ष द्रव्यमान जो होगा उसके ग्राम के बराबर, और वही यहाँ पे उस कण की जो संख्या है वो 6.022 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या जो है उसके बराबर होगा। अणुओं का 1 मोल जो होता है वो आणविक द्रव्यमान ग्राम में जो दिया जाएगा, और वो सिमिलरली यहाँ पे अणुओं की संख्या इसी के आधार पर होगी। तो ये है मोल में और अवोगाद्रो संख्या और जो उनकी द्रव्यमान संख्या उनके बीच में संबंध बताया गया है कि किस तरीके। आपने देखा कि जो अवोगाद्रो संख्या है वो सब जगह इक्वल है, तो इसका काम क्या है, आखिर ये जो अवोगाद्रो संख्या दी गई है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे हमें देखना है मेनली। यहाँ पे कुछ जो है निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ यौगिक दिए गए हैं, ठीक है, इन्हें देख लेते हैं एक बार। तो जो यौगिकों का जो आणविक द्रव्यमान उपाय भी हम लोग ने निकाला था वही है, यहाँ पे वही क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ के हम बताएंगे, बाकी आपको खुद निकालने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, जैसे CH3 जो कॉम्प्लेक्स है वो वाला कर लेते हैं, ठीक है। CH3OH सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही तरीका है। CH3OH का हमें जो है आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, और प्लस हो जाएगा हाइड्रोजन जो है उसका 1 होता है, तो हाइड्रोजन कितने दिए गए, 3 दिए गए, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर यहाँ पे जो दूसरा हाइड्रोजन दिया गया वो 1 है तो इसका 1, अब सबको जब हम मिला देंगे तो हो जाएगा पूरा टोटल 32, यानी कि पूरे CH3OH का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 32 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से C2H6 का कर लीजिए। C2H6 में हमें पता है कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, ठीक है, और फिर से करते हैं, कार्बन का कितना होता है 12, और कितने हैं ये 2 हैं, तो 12 × 2 हो जाएगा, प्लस H हाइड्रोजन का जो है वो 6 होता है, तो 1 × 6 लिखने की जगह डायरेक्ट 6 लिख लें, ठीक है। तो ये 12 दूनी 24, 24 प्लस 6 टोटल कितने हो गए 30, ठीक। तो ये आणविक द्रव्यमान C2H6 का हो गया। तो इस तरीके से ये सबका निकल आएगा, ठीक है। अब निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब यहाँ पे नीचे जो दिया गया है वो उनका सूत्र इकाई परिकलन करना है। कहने का मतलब यह है इनका सबका जो है द्रव्यमान दे दिया गया, अब आपको इनका सूत्र जो है वो जो है बनाना है कि इनका क्या, इनके आधार पर इनका परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या होगा, ठीक है। जैसे ZnO है, ठीक है, Zn जो है उसका जिंक का 65 दिया गया है इनका परमाणु द्रव्यमान, और O जो है उसका कितना है 16 है, तो इनका जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, इकाई द्रव्यमान ZnO का कितना होगा 65, और 16 का अगर हम जोड़ देंगे तो इनका 81 हो जाएगा। उसी आधार पे Na2O का, Na2O में भी Na जो है वो उनका 23 दिया गया है, 2 हैं तो 23 × 2 हो जाएगा, और प्लस O का कितना होता है 16 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा। इसी तरीके से K2CO3 का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आगे हमें देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोल संकल्पना। तो आइए देखते हैं। मोल संकल्पना में क्या है कि यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित हो रहा है। जैसे 2H2 हमने लिया प्लस O2 लिया तो जल बना। उपरोक्त अभिक्रिया जो है वो यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन अणु के 4 U, ऑक्सीजन अणु के 32 U के साथ संयुक्त, ये जो इनका परमाणु द्रव्यमान दिया गया ना, तो संयुक्त होकर के 36 U जल, ये इतना द्रव्यमान जल के अणु को निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित होती है। तो किसी परमाणु की जो संख्या है, ठीक है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की जो मात्रा है वो उसकी द्रव्यमान के अथवा परमाणुओं की जो संख्या है उससे अभिलक्षित हो सकती है, किसी भी पदार्थ की जो मात्रा है। परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्याएं सीधे प्राप्त हो जाती हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणु हैं उनकी संख्या अगर हमें प्राप्त करनी है तो ये जो है अभिक्रिया के आधार पर वो सीधे प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं से होता है, ठीक है। तो पदार्थों की मात्रा जो है वो उनके मेनली जो उनके अणु और परमाणु जो हैं इनके आधार पर ये प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मतलब कहने का है कि जो है ये इनके अणु और परमाणु जो है इनके द्रव्यमान के आधार पर अगर हम इसे प्राप्त करें तो वो और भी ज़्यादा सुविधाजनक होगा। अतः एक नई इकाई जिसे मोल है वो प्रस्तावित की गई है।
मोल जिसका प्रतीक मोल होता है पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई होती है। मोल जो है वो एक पदार्थ की मात्रा की अगर इकाई कहा जाए एसआई इकाई तो क्या होती है? मोल होती है। एक मोल 6.02214076 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। ये इनकी जो है मोल, एक मोल जो है वो इतने के बराबर होता है। ये संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक जिसे Na लिखते हैं का नियत संख्यात्मक मान होता है जब इसे मोल -1 यानी मोल -1 इकाई में व्यक्त किया जाता है और इसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। तो दो तरीके से इसका नाम लिया जाता है। तो यहाँ देखिए कि किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा प्रतीक n विनिर्दिष्ट तात्विक कणों की संख्या का माप होती है। तो यहाँ पे देखिए कि ये तात्विक कण यहाँ पे कि किसी निकाय के पदार्थ की जो मात्रा है वो प्रतीक n विनिर्दिष्ट तत्वों की कणों की संख्या का माप होती है। ठीक है, n जो होती है, यानी कि तात्विक कण जो है वो एक परमाणु हो सकता है। n की जगह पे एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विनिर्दिष्ट समूह, ये सब हो सकता है। इन सब में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोल जो है, मोल एक निकाय के पदार्थ की मात्रा है जिसमें 6.02214076 इंटू 10⁻23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। ये कौन सी संख्या है? ये अवोगाद्रो संख्या है। ठीक है, इतने जो है इनमें तात्विक कण उपस्थित होते हैं। अब एक मोल जो है वो किसी पदार्थ का, एक मोल जो है वो किसी पदार्थ का 6 पॉइंट, इसका खाली शुरू का तीन जो नंबर जो है उसी तक ही लिया जाता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या में एक मोल इतनी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एक दर्जन जो है वो 12 के बराबर होता है, एक ग्रुस जो होता है वो 144 के बराबर होता है, उसी तरीके से एक मोल जो है वो इतने के बराबर होता है। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है परंतु दर्जन या ग्रुस की तुलना में इसका एक और लाभ है, वह ये कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। मेनली मोल का यहाँ पे फायदा यही है कि जो मोल जो है वो कोई स्पेशल अगर पदार्थ है तो वहाँ पे भी जो मोल जो होता है, मोल के आधार पर अगर निकाला जाए तो द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान यानी ग्राम के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी यू में प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि किसी पदार्थ के एक मोल का जो द्रव्यमान है वो उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान यानी जो ग्राम में दिया जाए उसके बराबर होगा। ठीक है, मोल का एक द्रव्यमान तो ये अणु का हो चाहे परमाणु का हो उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा परंतु उस इकाई को यू से जी में परिवर्तित करना होगा। यानी अगर जैसे मान लीजिए वो दिया गया है किसी तत्व के परमाणु का एक मोल का जो द्रव्यमान दिया गया, परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान दिया गया। ठीक है, मोलर द्रव्यमान उसे कहेंगे और वो जो है किसमें दिया गया है, मान लीजिए उसकी इकाई है यू इकाई में दिया गया है। ठीक है, जो परमाणु द्रव्यमान जैसे दिया जाता है, लेकिन उसे हमें क्या करना होगा, जी में, ग्राम में हमें उसे परिवर्तित करना होगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। अच्छा, इस लाइन को और अच्छे से अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 1U होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो है वो 1 ग्राम होगा। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1U है और हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो है वह 1 ग्राम होगा। इसे और आगे अच्छे से और समझेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसे देख लेते हैं। जैसे दिया गया है अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या का नाम इतालवी वैज्ञानिक, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि अवोगाद्रो संख्या जो है उसका, इसकी खोज किसने की है, तो एक इतालवी वैज्ञानिक है एमिडिवो। ठीक है, एमिडिवो अवोगाद्रो, उनके सम्मान में इस संख्या का नाम रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए 1U हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो ये कहा नहीं जा रहा था कि 1U या कोई भी अगर जो है द्रव्यमान अगर 1U में दिया गया है, ठीक है, तो उसे हमें ग्राम में परिवर्तित करना होगा। तो 1U में कितने आ रहे हैं और 1 ग्राम में कितने मतलब उसमें कितने परमाणु आ सकते हैं, वो यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो समझिए 1U हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। तो 1 ग्राम में हाइड्रोजन के परमाणु की तादाद कितनी हो सकती है, और 1U हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन होगा। ठीक, इसी प्रकार 16U ऑक्सीजन में केवल एक 16 जो ऑक्सीजन का परमाणु है वो होता है, और 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है उसमें 1 मोल परमाणु होंगे। ठीक है,
जो कि जाहिर सी बात है अवोगाद्रो संख्या जो है इसके बराबर हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान तथा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त की तरह रखते हैं। जैसे ऊपर दिखाया गया इसी तरीके से ये रखेंगे, परंतु हमें इकाई को यू से जी में परिवर्तित करना होगा। इकाई को हमें यू से जब जी में परिवर्तित करेंगे तभी, देखिए नंबर में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। जैसे हमने लिया कि जो है ऑक्सीजन का हमने लिया, ठीक है, तो ऑक्सीजन में बस हमने क्या लिया 16U लिया, तो 16U में बस इतना निर्धारित हुआ कि 16U में एक ऑक्सीजन का जो है वो हो जाएगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन का परमाणु होगा। और वही 16 ग्राम में जब इसको परिवर्तित किया गया तो उसमें बताया गया कि 16 ग्राम में 1 मोल जो ऑक्सीजन के परमाणु जो हैं उसके बराबर होंगे द्रव्यमान। तो जाहिर सी बात है अवोगाद्रो संख्या जो फिक्स है वही हो यहाँ पे हो जाएगी। बस वही यहाँ पे देखना है कि हमें जो इकाई में जो चेंज करना होगा ग्राम यू से ग्राम में। तो आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम पहले ही जल H2O के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं जिसका जो मान है वो 18U होता है। हम लोग ने सबसे पहले अणु द्रव्यमान ही तो देखा था। यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है कि 18U जल में जल का केवल एक अणु होता है। 18U जो है वो खाली ये निर्धारित करेगा कि जल में जल का एक अणु जो है वो 18U है, ठीक है। अब 18 ग्राम अगर जल कर दिया जाए तो जल में 1 मोल अणु अब जल के हो जाएंगे। 18 ग्राम जल में जल के जो अणु है वो 1 मोल हो जाएंगे, अर्थात उसमें 6.022 जल इंटू 10 की पावर 23 जल के अणु ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। रासायनिज्ञों की जो अभिक्रिया है उसको रासायनिज्ञ जब अभिक्रिया को संपन्न करते हैं तो उसको संपन्न कराने के लिए परमाणु एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कंप्लीट कराने के लिए जो केमिस्ट होते हैं वो जब इसको कर रहे होते हैं तो परमाणु और अणुओं की संख्या की उन्हें आवश्यकता होती है, अधिक संख्या की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें क्या करना रहता है क्योंकि हम लोग अक्सर करके यही तो करते हैं कि किसी भी चीज़ किसी बड़ी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें अगर उसका बेस पता हो जाए तो उसी आधार पर हम उसकी बड़ी चीज़ निकाल सकते हैं। तो अगर हमें ये पता चल गया है कि जो है द्रव्यमान हमें पता चल गया है तो द्रव्यमान से हम उसकी ज़्यादा अगर तादाद हम निकालना चाहें तो हम उसको डायरेक्टली ग्राम में परिवर्तित कर ले तो इसकी भी पता चल जाएगा भाई कितनी उसके परमाणु और अणुओं की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको निम्न प्रकार से करते हैं कि 1 मोल जो होता है वो 6.022 10 की पावर इंटू 10 की पावर 23 ग्राम के बराबर इसके बराबर हो जाएगा। और बराबर ये ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान है। 1 मोल जो होता है वो एक ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान होता है। अतः रासायनिकों के परिकलन की इकाई मोल होती है। तो ये जो जितने भी केमिस्ट हैं उन्हें जो परिकलन किया उसके आधार पर जो उनकी जो इकाई है वो क्या कहलाएगी, मोल कहलाएगी। तो सन 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड जो थे उन्होंने मोल शब्द प्रस्तावित किया था जो एक लैटिन शब्द मोल्स से व्युत्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है ढेर, ठीक है। ये जो मोल्स है उसका अर्थ क्या होता है, ढेर, यानी कि यहाँ पे जिसका अर्थ होता है ढेर या हीप या पाइल, ठीक है। किसी पदार्थ को परमाणुओं अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जाता है। कोई पदार्थ जो होता है वो परमाणु या अणु जो होते हैं उनके कई सारी जो मतलब उनका पूरा एक ढेर जो होता है उसके रूप में इसको विचार किया जाता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई थी जो परमाणु एवं अणुओं की वृहत संख्या की को निरूपित करने का सरलतम उपाय। तो बस इतना समझिए कि अगर कोई जो यू यूनिट में अगर जो है किसी भी परमाणु का द्रव्यमान बताया जा रहा है तो वो किसी एक परमाणु का द्रव्यमान बताया जाएगा। वही अगर जो है मोल में यानी कि अवोगाद्रो संख्या में जो है अगर वह निर्धारित किया जाएगा तो वो जो है वो कई सारे परमाणुओं के द्रव्यमान को वह निर्धारित करेगा। तो यहाँ पे बस यही है कि मोल इकाई जो है वो जो स्वीकार की गई उससे ये चीज़ हो गई कि परमाणु और अणुओं की जो वृहत संख्या यानी ज़्यादा मात्रा में जो परमाणु अणु होंगे उनको निरूपित करने की सबसे ईजी जो है मेथड है मोल इकाई। इसके द्वारा जो है बहुत आसानी से हम जो है किसी भी परमाणु या अणु जो है या यौगिक हैं उनके हम जो द्रव्यमान है उसमें द्रव्यमानों की जो है मतलब उनको निर्धारित कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और अच्छे से ये सारी जितनी भी थ्योरी अभी तक के हम लोग ने पढ़ी वो और क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो पहला है 52 ग्राम हीलियम दिया गया है, इसमें क्या करना है, द्रव्यमान से मोल प्राप्त करना है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए जाएंगे जिससे ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा। 52 ग्राम हीलियम दिया गया है जिसमें द्रव्यमान से मोल प्राप्त करना है, ठीक है, द्रव्यमान से मोल प्राप्त करना है। दूसरा यहाँ पे 12.044 इंटू 10 की पावर जो है 23 हीलियम परमाणु, यहाँ परमाणुओं की संख्या दे दी गई है।
कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। अच्छा, पहले वाले में द्रव्यमान से मोल प्राप्त करना है, दूसरे वाले में कणों की जो संख्या, परमाणु की जो संख्या दी गई है उससे मोल प्राप्त करना है। दो मेथड है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रतीक समझ लेते हैं। मोलों की संख्या जो होगी उसको हम स्मॉल एन से, जो कि हमें ज्ञात करनी है, दिया गया द्रव्यमान स्मॉल एम हो जाएगा। जो पहले वाले में जो द्रव्यमान दिया गया था, द्रव्यमान से मोल में परिवर्तित करना है तो 52 हो जाएगा। ठीक है, मूलत द्रव्यमान जो होता है वो किसी भी जो परमाणु या किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है। दिए गए कणों की संख्या, दूसरे वाले क्वेश्चन में कणों की संख्या दी गई है, और कणों का अवग्रह संख्या वो तो फिक्स होती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हीलियम है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो कितना होता है, 4U होता है। ठीक है, हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, 4G होगा। परमाणु द्रव्यमान 4U होगा, मोलर द्रव्यमान जो होगा वो 4G होगा, 4 ग्राम होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी है। पहले वाले में मोलों की संख्या निकालनी है, किस आधार पे, द्रव्यमान की संख्या के आधार पे। तो जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान कितना दिया गया था, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि n इजकल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, जहाँ पे n मोलों की संख्या है, स्मॉल m जो है वो दिया गया द्रव्यमान है जो क्वेश्चन में दिया गया होगा, और जो कैपिटल M है वो मोलर द्रव्यमान है। लिया क्या गया है, देखिए यहाँ पे जो लिया गया है वो किसका लिया गया है, हीलियम का लिया गया ना, हीलियम। तो अब याद रखिएगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें पहली चीज़ क्या है, दिया गया द्रव्यमान 52 दिया गया था, 52 ग्राम दिया गया था, और जो इसका परमाणु द्रव्यमान जो है द्रव्यमान जो होता है हीलियम का वो 4 होता है। तो 4 से जब 52 को भाग दिया तो 13 आ गया। तो यानी मोल की संख्या जो है कितनी हो गई, 13। दूसरे क्वेश्चन में संख्या दी गई है। ठीक है, तो यानी कि 1 मोल बराबर, अब यहाँ पे अवग्रह संख्या में, इसके लिए दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अवग्रह संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कितनी होती है, 6.022 हो जाएगी, 10 के इंटू 10 की पावर 23। मोलों की संख्या ये जो है यहाँ पे मोलों की संख्या निकालने के लिए, ये 1 मोल बराबर अवग्रह संख्या हो गई। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए दिए गए कणों की संख्या और अवग्रह संख्या, इस संख्या के आधार पर जब मोल निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा। तो फॉर्मूला ये दूसरा हो गया। ठीक है, n इजकल टू n अपॉन Na, जहाँ पे n जो है वो दिए गए कणों की संख्या और Na जो है वो अवग्रह संख्या है। कणों की संख्या कितनी दी गई थी, 12.044 इंटू 10 की पावर 23, और जो अवग्रह संख्या वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो दोनों को जो सॉल्व किया तो आंसर आया 2। तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तो दो फॉर्मूले यहाँ पे मिले, ये जो है ये क्या है, मोलों की संख्या निकालने का तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमानों का फिर से परिकलन करना है। तो देखिए 0.5 मोल, अब यहाँ पे मोल दिया गया डायरेक्ट, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस ये ले ली गई है 0.5 मोल। अब इसमें क्या करना है, अणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही में पूछा गया था द्रव्यमानों का हमें परिकलन करना है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे उसमें मोल का परिकलन करना था। ठीक है, तो यहाँ पे अणु से मोल के जो अणु के जो मोल है उससे हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है 0.5 मोल, उसमें ऊपर वाले में N2 लिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे N लिया गया, N परमाणु जो है इसमें परमाणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना है। थर्ड में 3.011 इंटू 10 की पावर 23 N परमाणुओं की संख्या से यहाँ पे संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना है। और लास्ट में 4 में है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 N2 अणुओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या से द्रव्यमान, तो इन दोनों में संख्या से द्रव्यमान और ऊपर के दोनों में मोल से द्रव्यमान। ठीक, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। वही सारी चीज़ें हैं, फॉर्मूला उसी से ही बनेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। और इसमें एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि द्रव्यमान बराबर मोल द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। देखिए वहाँ पे क्या यूज़ हुआ था कि जब हम मोलों की संख्या निकाले थे तो n इजकल टू क्या था, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M लिया गया था। वही यहाँ पे भी फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है। मोलर द्रव्यमान हमें पता ही है, जो हमारा जो तत्व लिया गया है उसी के आधार पर ही मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, और मोलों की संख्या जो है वो दी गई है। ठीक है, तो चूंकि हमने पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें N2 लिया था, इसलिए N2 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के, तो 28 हो जाएगा। तो 28 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और 0 पॉइंट तो मोलों की संख्या दी ही गई है, तो टोटल इनको सॉल्व करने के बाद कितना हो गया, 14 ग्राम हो गया। 14 है, हाँ 14 ग्राम हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान मोलों की संख्या। यहाँ पे भी हमें द्रव्यमान निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो नाइट्रोजन दिया गया है वो सिर्फ N दिया गया है, पहले वाले में N2 दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए M है, M इंटू N है, M यहाँ पे अब कैपिटल M मोलर द्रव्यमान जो है वो 14 रखेंगे और N 0.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 ग्राम हो जाएगा। ठीक,
तो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे मोलों की संख्या, थर्ड वाला जो है वो मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या, जहाँ पे भी संख्या आ जाएगी ना तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होने लगेगा। जहाँ द्रव्यमान आएगा तो द्रव्यमान वाला यूज होगा, संख्या वाले में संख्या वाला यूज होने लगेगा। यहाँ पे देखिए मोलों की संख्या दी गई है, दिए गए कणों की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या। अब सबसे पहले हमें मोल की संख्या जब निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोलों की संख्या के आधार पर ही जो है क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, तो मोलों की संख्या के आधार पर द्रव्यमान निकालना है, तो क्योंकि हमें परिकल्पना द्रव्यमान की ही करनी, तो सबसे पहले हम मोलों की संख्या प्राप्त कर लें। तो दिए गए कणों की संख्या थर्ड वाले में कितनी दी गई थी, 3.011 इंटू 10⁻23 दी गई थी। अवगाद्रो संख्या कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब इनको सॉल्व करेंगे, इसको अभी यहाँ पे सॉल्व ही इन्होंने नहीं किया, डायरेक्टली उठा करके रख दिया है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि m इजिकल टू कैपिटल M इंटू एन होता है। अभी ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस में मोल की संख्या दी जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे और द्रव्यमान निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या करना है, द्रव्यमान जो है द्रव्यमान भी पूछा गया है, मोल की संख्या भी हमें यहाँ पे निकालनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, m, चूंकि ये जो दूसरा वाला यूज किया गया था उसमें भी क्या लिया गया है, इसमें देख लीजिए जो क्वेश्चन है इसमें n लिया गया है। ठीक है, थर्ड वाले में भी n लिया गया, फोर्थ वाले में n2 लिया गया है, तो अब ये और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो थर्ड वाला देखिए, तो यहाँ कैपिटल M की जगह 14 हो गया, और n की जगह इसको सॉल्व तो किया कि नहीं था, डायरेक्ट यहाँ पे उठा करके रख दिया गया। अब इसको जब सॉल्व किया गया तो 3 जो है वो उसको इसने कट कर दिया 2 टाइम्स में। ठीक है, 2 टाइम्स में इसने जब कट कर दिया तो 2 से इसको जब करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 ग्राम हो गया। अब फोर्थ वाला करते हैं, फोर्थ वाले में डायरेक्टली वही फॉर्मूला रखा जाएगा, n इजिकल टू n/Na। वही सेम फॉर्मूला, जब Na से जो है इसको जब निकाल लेंगे तो n इजिकल टू Na, वो n/Na में क्या है, फोर्थ वाले में जो संख्या है वो 6.022 यही तो दी ही गई है, तो डायरेक्ट अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। m चूंकि n2 लिया गया इसलिए 28 लिखा जाएगा, और वो यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ऊपर नीचे दोनों सिमिलर है तो सीधे काट लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। फोर्थ वाले का ये वाला हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की जो संख्या है उसका परिकलन कीजिए। अच्छा, पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें मोल की संख्या निकालनी थी, दूसरे वाले में द्रव्यमान निकालना था, अब तीसरा वाला जो है इसमें कणों की संख्या निकालनी है। तब आइए देखते हैं इसमें। तो कणों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले है 46 ग्राम सोडियम परमाणु, द्रव्यमान से संख्या निकालनी। ठीक है, द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान से संख्या निकालनी है। दूसरा है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, पहले वाले में सोडियम लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है, पहले वाले में सोडियम दिया गया, दूसरे में ऑक्सीजन दिया गया, ऑक्सीजन अणु है, द्रव्यमान से अणुओं की संख्या निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, और तीसरे में तीसरा भी दिया गया ना, तीसरे वाले में 0.1 मोल दिया गया है कार्बन परमाणु, और दिए गए मोल से संख्या, यहाँ पे मोल से संख्या निकालनी है। तो पहले वाला स्टार्ट करते हैं, इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर दिए गए, अभी तक की क्या सब जगह परमाणु की संख्या दी जा रही थी, अब यहाँ पे परमाणु की संख्या है, तीसरे वाले में वही निकालना है, वही फॉर्मूला है, घुमा फिरा करके बस थोड़ा सा रखा गया। परमाणु की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोला द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान की बात की गई थी, इसलिए जो द्रव्यमान दिया गया है वो बटे मोला द्रव्यमान, और यहाँ पे अवगाद्रो संख्या भी रखनी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परमाणु की संख्या निकालनी है, इसलिए इनको अलग नहीं रख सकते। ठीक है, तो दिया गया द्रव्यमान जो है वो कितना दिया गया था, 46 दिया गया है। ठीक है, और चूंकि जो है सोडियम था ना, सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, पहले वाले में सोडियम ही तो यूज़ हुआ है, तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 23 होता है। तो 46 उनका द्रव्यमान दिया गया था, ये 23, और ये यहाँ पे जो है इनका अवगाद्रो संख्या दी गई। जब इनको हम सॉल्व करेंगे, पहले तो इनको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स में चला जाएगा, उसके बाद 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.044 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, तो पहला वाला सॉल्व हो गया। दूसरे वाले में अणुओं की संख्या इसमें भी निकालनी है, इसमें दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान वही, अवगाद्रो संख्या। अच्छा, दूसरे यहाँ पे देखिए क्या है कि ये वाला जो है, इसमें ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 16 है, क्योंकि दूसरे वाले में तो ऑक्सीजन लिया गया था ना, और लेकिन ऑक्सीजन के क्या O2 लिया गया था, ये भी ध्यान रखना है, ऑक्सीजन क्या लिया गया है, O2 गैस ली गई है। तो ऑक्सीजन अणुओं का मोलर द्रव्यमान अगर हम निकालेंगे तो O2 का 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे ईजिली निकल जाएगा। n इजिकल टू 8 की जगह जो है वो 8 ग्राम दिया गया था, वो रखा जाएगा, और नीचे जो है मोलर द्रव्यमान रख दिया जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1.5055 इंटू 10⁻23। ठीक, ये हो गया।
तीसरा में क्या करना है, कणों यानी परमाणुओं की संख्या, कणों की मोलों की संख्या गुणे जो है अवग्रह संख्या। अब यहाँ पे मेनली जो कण हैं उनके परमाणुओं की संख्या तीनों में ही हमें निकालनी थी। मोल की संख्या वाले से हम इसको इजीली निकाल देंगे। ऊपर में मोल की संख्या नहीं दी गई थी, तभी तो m अपॉन जो है कैपिटल M को रखा जा रहा था। या तो मोल दिया जाता तो उसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब मोल की संख्या नहीं दी गई है तो डायरेक्ट उसी को ही रखा जा रहा था। अब यहाँ पे मोल की संख्या दी गई है तो m और उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर ईजिली निकल आएगा। तो मोल की संख्या दी गई है और अवग्रह संख्या, मोल की संख्या कितनी है 0.1, अवग्रह संख्या ये है, तो आंसर डायरेक्टली वही आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ, एक चीज़ और कमी हो गई कि यहाँ पे 23 जो पावर थी वो 22 हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इतना इफेक्ट। अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इससे आपको खुद को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये एक होमवर्क हो गया। तो ये वीडियो आज की यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।